दोस्तों हमने टॉपिक लिया है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये क्लास 10 सीबीएसई में ये टॉपिक आता है। जनरली एक्चुअली दूसरे अगर आपके कोई मीडियम में बोर्ड है तो उसमें भी ये टॉपिक आता है। तो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड एक्चुअली वो सब्सटेंसेस होते हैं कि जो अगर केमिकल रिएक्शन में H+ देते हैं तो उनको जनरली एसिड ऐसे कहते हैं। तो अगर एसिड में अगर हम एसिड को टेस्ट करने के लिए अगर हम उसमें ब्लू लिटमस डालते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाता है और ब्लू लिटमस आपका चेंज हो जाता है रेड में। अगर हम उसमें एसिड में अगर रेड लिटमस डालें तो उसमें रेड लिटमस के कलर में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रेड लिटमस के अंदर जो भी कंपोनेंट है, केमिकल कंपोनेंट है, तो उसके साथ एसिड बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है। अगर हमने मान लीजिए ब्लू लिटमस लिया और ब्लू लिटमस अगर हमने किसी सॉल्यूशन में डाला, अगर वो ब्लू लिटमस लिया तो अगर क्या है कि अगर ब्लू लिटमस मान लीजिए आपका रेड हो रहा है, तो ब्लू लिटमस रेड हो रहा है तो इसका मतलब उसमें एसिड है। और अगर आपका रेड लिटमस अगर ब्लू हो रहा है तो उसमें वो बोल सकता है कि इसमें क्या है, उसमें एक्चुअली बेस है। हाँ, अगर बेस में अगर हम मान लीजिए ब्लू लिटमस डालते हैं तो ब्लू लिटमस डालने के बाद उसमें कोई कलर का चेंज नहीं आता है। ओके। अगर हम न्यूट्रल सब्सटेंस की बात करें तो देयर आर एक्चुअली न्यूट्रल सब्सटेंस भी है, इवन हमारे सॉल्ट भी होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूट्रल ऐसे सब्सटेंस है या सोल्यूशंस है कि अगर उसमें अगर आप रेड लिटमस डालिए या ब्लू लिटमस डालिए तो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं शो करते हैं। और जनरली क्या होता है ना कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस में खास करके जो सॉल्ट होते हैं वो तब बनते हैं जब एसिड और बेस को आप रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन करके आपको जो सब्सटेंस मिलेगा तो उसको सॉल्ट ऐसे कहते हैं। अगर हम मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं तो जनरली हमें H2 गैस मिलती है। अगर हम मान लीजिए अगर कोई फूड है, फूड मटेरियल अगर हम मान लीजिए कॉपर या मेटल ऐसे किसी सब्सटेंस में रखा है तो इसमें क्या हो जाता है कि एसिड जो आपके कुछ सोर मटेरियल है, जैसे एसिडिक मटेरियल, जैसे आपका दूध पकड़ लीजिए या आपका मान लीजिए दही पकड़ लीजिए, तो इसमें क्या होता है ना, लैक्टिक एसिड होता है। वो एसिड एक्चुअली रिएक्ट करता है मेटल के साथ और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और जो भी एक्चुअली आपका जो फूड है वो हार्मफुल हो जाता है आपके खाने के लिए, आप उसको खा नहीं सकते हो, यानी कि फूड स्पॉइलिंग बोल सकते हैं। तो फूड स्पॉइलिंग हो जाती है अगर आप किसी मेटल के सब्सटेंस में कुछ एसिडिक फूड अगर रखते हैं तो। उसके बाद हमने लिया है तीसरा नंबर का कंसेप्ट। अगर मान लिया अगर जिंक है, जिंक में अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड अगर डालते हैं एक्वस कंडीशन में तो क्या हो जाता है कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और यहाँ जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो आप ध्यान रखिए जब भी कोई मेटल अगर रिएक्ट करता है किसी भी एसिड के साथ तो जनरली आपकी हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होने ही वाली है। अगर हम ये इधर हमने 4th नंबर का पॉइंट लिया है, अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया सॉलिड स्टेट में और उसको अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड प्लस H2 यानी पानी मिलेगा। जो भी एक्चुअली जनरली CO2 मिलता है तो CO2 इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। उसमें एक्चुअली फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है क्योंकि CO2 क्या है, CO2 इज मच हेवियर दैन द ऑक्सीजन गैस। तो जो भी कोई सब्सटेंस है उसके ऊपर एक CO2 के लेयर बन जाएगी तो जो बर्निंग इफेक्ट है ऑक्सीजन का तो वो नहीं हो पाएगा। 5th नंबर का हमारा कंसेप्ट है, अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर पानी में डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक जो है एसिड वो एक्चुअली आयंस में टूट जाएगा H+ और Cl माइनस में। तो जो भी H+ है तो H+ जो रिलीज हो गया है बाय द HCl तो वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा और H3O+ बनाएगा, तो उसको हम हाइड्रोनियम आयन ऐसे भी कहते हैं। दोज कंपाउंड विच गिव H+ आयन इन एक्वस मीडियम तो उनको हम एसिडिक सब्सटेंस ऐसे कहते हैं। और दोज कंपाउंड विच गिव OH- आयन इन एक्वस मीडियम उनको हम कहते हैं बेसिक सब्सटेंस। 6 नंबर का हमारा कंसेप्ट है, अल्कोहल ग्लूकोज जो है वो पानी में अगर हम डालते हैं तो पानी के साथ मिक्स नहीं होते हैं आसानी से। अगर हो भी जाते हैं तो क्या हो जाता है कि वो आयंस में नहीं टूटते हैं। तो जो चीज़ें आयन में नहीं टूटती है तो आपको क्या करेगी, अगर उस सब्सटेंस को अगर आप उसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए अगर जो भी सब्सटेंस डाला है वो आइदर एसिड हो या बेस हो या सॉल्ट हो, अगर वो उसके आयन में टूट रहा है तभी जाके आपको क्या मिलेगा, तभी जाके आपको जो इलेक्ट्रिसिटी वो आप उसमें से कंडक्ट करा सकते हैं। तो आयंस क्या होते हैं पानी में जाके, एक्चुअली आयंस पॉजिटिव भी मिल सकते हैं या निगेटिव भी हो सकते हैं। और ये पॉजिटिव निगेटिव के जो आयंस है यही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने के लिए इन एक्वस मीडियम।
जिसको आप इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऐसे भी कहते हैं। अगर हमने HCl को डिज़ोल्व किया पानी में तो क्या होता है कि HCl ब्रेक हो जाता है H+ और Cl- में, और ये जो आयंस में जो टूट गया है तो वो क्या करेगा, तो HCl ने पानी में जाने के बाद H+ आयन दे दिया है, तो H+ को इसलिए हम क्या कहते हैं, H+ को हम बोलते हैं एसिडिक कैरेक्टर बिहेवियर सब्सटेंस। अगर हमने अगर मान लीजिए जो HCl जो गैस है अगर वो ड्राई फॉर्म में ली और उसके साथ अगर कोई एसिडिक टेस्ट करने की कोशिश की तो क्या हो जाएगा, इस केस में आपको कोई भी एसिडिक टेस्ट HCl नहीं देगा। HCl तभी टेस्ट देगा जब ही वो आयन में टूट गया है तभी। अगर हम किसी एसिड को या मान लीजिए बेस को है, तो बेस को अगर मान लीजिए पानी डालते हैं तो वो मोर एंड मोर डाइल्यूट हो जाता है। जितना हम पानी का कंटेंट बढ़ाते रहते हैं या सॉल्यूट का कंटेंट बढ़ाते रहते हैं उतना वो ज़्यादा डाइल्यूट होता रहता है। तो डाइल्यूशन हम जब एसिड की कर रहे हैं स्पेशली, तभी ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण आपको पानी जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेके उसमें ड्रॉप करके आपको एसिड डालना है। अगर आपने उल्टा किया गलती से कि भाई आपने क्या एसिड में अगर पानी डालना चालू किया तो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ ट्रिमेंडस एनर्जी आउट एंड वो उसकी वजह से आपको एसिड बर्न भी हो सकते हैं। तो दैट हैज़ टू बी अवॉइडेड। दैट इज द रीजन वेन एवर वी डू डाइल्यूशन तो वी नीड टू ऐड वाटर टू द एसिड, sorry, we should add acid to the water, not what you can say, we should not add water to the acid। हमें क्या करना है, पानी में एसिड को मिक्स करना है, हमें बिल्कुल भी एसिड में पानी डालना नहीं है। वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण दैट में कॉज द इंजुरी। अगर हम डाइल्यूटेड एसिड की बात करते रहे, जितने अगर हम मान लीजिए पानी डालते रहेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उतने वो H+ आयन जो है, H+ आयन क्या है कि एक्चुअली H+ आयन एक्चुअली इंडिविजुअली सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या करता है, पानी के साथ रिएक्ट करके H3O+ आयन बना लेता है। इसको हाइड्रोनियम आयन ऐसे भी कहते हैं। आप जितना उसका डाइल्यूशन लेवल बढ़ाएंगे उतना उसकी जो क्वांटिटी है पर यूनिट वॉल्यूम जो है, तो वो H+ का क्वांटिटी या वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आप जितना पानी डालेंगे तो उतना वो डाइल्यूट हो जाएगा और उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो उतनी कम हो जाएगी। तो उसका फार्मूला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोमिनियम आयन H3O+ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ एसिड यानी कि कितने उसमें उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जितने H+ के आयन है पर यूनिट आपने कितना सॉल्यूशन लिया है या कितना पानी है उसमें, उसके कंपेयर में उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल डिफाइन किया जाएगा। जितना आपका सॉल्यूशन का क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू एसिड के सॉल्यूशन में, उतना वो डाइल्यूट रहेगा सॉल्यूशन आपका। अगर हम मान लीजिए अगर कोई भी एक्स्ट्रा बेस है या एक्स्ट्रा एसिड है, अगर हम किसी सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, अगर मान लीजिए बेस डाल रहे हैं तो वो सॉल्यूशन जो है आपका वो बेसिक हो जाएगा, और अगर आप उसमें एसिड डाल रहे हैं उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो वो आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जब बेस होता है तो बेस क्या करता है, बेस एक्चुअली रिलीज करता है OH- आयन इन अ सॉल्यूशन। अगर और एसिड की बात करें तो एसिड क्या करता है, सॉल्यूशन में H+ आयन देता है। तो एसिड देगा आपको सॉल्यूशन में H+ आयन एंड बेस देगा आपको सॉल्यूशन में OH- आयन। तो इससे क्या होगा कि अगर इनकी H+ की क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो गई तो हम वो कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होने लगा है। अगर उसमें अगर हम मान लीजिए और बेस ऐड कर रहे हैं तो OH- की क्वांटिटी अगर ऐड हो रही है तो हम हो सकते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है वो बेसिक होने लगा है। हमने यहाँ एक्चुअली pH की स्केल ड्रॉ की है। तो pH की स्केल एट 25 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो वो जाती है 0 से लेके 14 तक। तो 0 यानी कि मोस्ट एसिडिक। तो अगर मान लीजिए अगर आपके पास pH 0 है यानी कि वो बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आपके पास सॉल्यूशन है, और किसी सॉल्यूशन का अगर मान लीजिए pH जो है pH अगर 14 आ रहा है तो वो क्या रहेगा, उतना ज़्यादा स्ट्रांगली आपका बेसिक रहेगा। तो pH 0 है मीन्स वेरी वेरी एसिडिक, यानी कि उसमें H+ के जो आयन्स है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। और pH 14 अगर किसी सॉल्यूशन का है, इसमें इसका मतलब है वो जो सॉल्यूशन है वो बहुत बेसिक है, उसमें जो OH- की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन्स की अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक हो रहा है। अगर हम उसमें डाइल्यूशन कर रहे हैं या उसमें और कुछ चीज़ मिला रहे हैं जिससे H+ का क्वांटिटी घट रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होने लगा है। जितना आप फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक एसिडिक सॉल्यूशन लिया और उसमें अगर बेस डालना चालू किया
तो एक्चुअली उसकी एसिडिटी कम कम होते होते एक ऐसा लेवल आ जाएगा, ऐसा एक लेवल आ जाएगा कि मान लीजिए उसकी आपने कुछ एसिड लिया 0 pH का, उसमें अगर आपने बेस थोड़ा 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 करके डालने चले तो उसका एक्चुअली pH वैल्यू बढ़ते बढ़ते 7 हो जाएगा, और उससे भी अगर ज़्यादा अगर आप डालते हैं तो मैक्सिमम एक्चुअली 14 लेवल तक है कि वहाँ तक उसका pH चला जाएगा। तो 14 का मतलब ये नहीं है कि भाई आपके पास उसमें H+ आयन बिल्कुल नहीं है, H+ आयन है उसमें, बट कंपेयर टू OH- क्या हो जाएगा कि उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत बहुत कम हो जाएगी। अगर हम बेसिक सॉल्यूशंस की बात करें तो बेसिक सॉल्यूशंस क्या रहते हैं, उसमें भी H+ रहते हैं, उसमें भी OH- आयंस रहते हैं, बट बेसिक सॉल्यूशंस में क्या रहता है कि OH- की जो क्वांटिटी है, तो OH- की क्वांटिटी वो H+ आयन के मुकाबले में बहुत बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से वो सॉल्यूशन है वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या बेसिक जो भी केमिकल रिएक्शन है उसकी टेस्ट को पास करता है। हम अगर एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें तो एसिडिक सॉल्यूशन वो है कि अगर एसिडिक सब्सटेंस वो है एक्चुअली पहले कि जो अगर पानी के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो पानी के साथ जब पानी में जब डिजोल्व करते हैं या पानी में जब मिक्स हो जाते हैं तो आयंस में टूटते हैं, और एसिडिक सब्सटेंस क्या देते हैं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन देते हैं। तो H+ आयन देने से आपका जो भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो जाता है। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है ना, ऐसे एसिडिक अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो H+ आर मोर देन OH- आयंस। अगर हम बेसिक की बात करें तो आपके जो H+ आयंस रहेंगे वो हमेशा कम रहेंगे OH- के आयन के मुकाबले में। उसके बाद एक्चुअली क्या होता है ना कि कभी कभी फार्मर के पास एसिडिक सॉइल हो जाता है बिकॉज ऑफ यूजिंग लॉट ऑफ फर्टिलाइजर। तो उस केस में क्या करते हैं फार्मर, क्या करते हैं क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या चॉक यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक्चुअली बेसिक मीडियम है या बेसिक सब्सटेंसेस है, वो जैसे ही सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे तो जो भी सॉइल है तो सॉइल का जो एसिडिटी लेवल है उसको रिड्यूस करते हैं। तो एसिडिटी रिड्यूस करने के लिए भी हम इन 3 सब्सटेंस यानी कि क्विक लाइम, स्लेक लाइम एंड चॉक उसका इस्तेमाल करके जो एसिडिटी है सॉइल का उसको हम कम कर सकते हैं। CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर जिसका नाम है, तो एक्चुअली इसके नाम एक्चुअली कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ऐसा भी है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ऐसा भी है, एंड क्लोराइड ऑफ लाइम ऐसा भी नाम है, एंड फिर कैल्शियम सॉल्ट ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड, ये नाम से भी CaOCl2 को यानी ब्लीचिंग पाउडर को जाना जाता है। तो जो भी ब्लीचिंग पाउडर होता है जब भी एक्चुअली आपको किसी पर्टिकुलर जगह का मान लीजिए कलर जो है वो रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको वो कलर बहुत ही फेंट करना है तो फेंट करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मान लो क्लोरीन, तो एक्चुअली क्लोरीन है, क्लोरीन प्लस ब्लीचिंग पाउडर को मिक्स करते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल सकता है। तो ये कभी मिल सकता है, तो अगर आपने क्लोरीन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर मिक्स करेंगे तो क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम रिएक्शन करेंगे तो हमें कैल्शियम क्लोराइड एंड प्लस आपको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी CaOCl2 हमें मिलेगा। और एक्चुअली क्या है कि यही CaOCl2 जो है, CaOCl2 जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है, तो वो आपका उसको ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो वो ब्लीचिंग पाउडर आपको तभी मिलेगा जब आप रिएक्शन कर रहे हैं उसका क्लोरीन का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और क्या आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है तो अलग अलग पर्पज़ के लिए, खास करके जब भी आपको रंग जो भी है कलर है उसका इंटेंसिटी रिड्यूस करना है वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, एंड एक्चुअली 10H2 है, ये एक्चुअली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो ये यूज़ किया जाता है टू सॉफ्टन द हार्ड वाटर। अगर विलेज वगैरह में जहाँ एक्चुअली सॉल्ट लेवल बहुत ज़्यादा लेती है कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, तो उन सॉल्ट को रिमूव करके प्रेसिपिटेट करने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करता है। और ये परमानेंट हार्डनिंग जो भी है, सॉरी सॉफ्टनिंग है वाटर का, तो जो भी परमानेंट हार्ड वाटर है तो उसका परमानेंट सॉफ्टनिंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। अगर हमने मान लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट लिया और उसको हीट किया तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस पानी और प्लस हमें मिलेगी CO2 गैस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर हम रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ तो हमें मिलेंगे कैल्शियम सल्फेट, यानी कि एकदम हार्ड सब्सटेंस मिलेगा कैल्शियम सल्फेट का, और उसके हमें क्रिस्टल्स मिलेंगे। मान लीजिए अगर हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 प्लस हाफ H2O प्लस 3/2 यानी 1.5 H2O जो है, अगर 3/2 यानी कि अगर हम 1.5 मोल ऑफ H2O ले
तो हमें कैल्शियम सल्फेट के क्या मिलते हैं, कैल्शियम सल्फेट के हमें क्रिस्टल मिलते हैं जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है 2H2O। अगर मान लीजिए आपका कोई भी सॉल्यूशन अगर रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन आपका बेसिक होना चाहिए। तो यानी कि उसका मतलब उसका पीएच जो लेवल है, उसका पीएच लेवल कहाँ से 7 से लेके 14 तक होना चाहिए। हाँ, 7 से ज़्यादा ही होगा, 7 होगा ही नहीं, क्योंकि 7 पे वो न्यूट्रल रहेगा। तो जनरली जो वाटर होता है, जनरली जो वाटर है 25 डिग्रीज अगर देखें तो वो आपको 7 का पीएच दिखाता है। और एक एग्जांपल है, अगर मान लीजिए अगर आपने अंडे का शेल लिया, यानी कि अंडे के शेल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद हमें मिलेगी CO2 गैस, उसमें से रिलीज हो जाएगी और हमें मिलेगा पानी। हमने 24 नंबर का कंसेप्ट लिया है। अगर हमें 10 ml का NaOH मिला है जो न्यूट्रलाइज करता है 8 ml का HCl, तो अगर हमने 20 ml का NaOH लिया तो वो न्यूट्रलाइज करेगा। यानी कि यूनिटरी मेथड से आप देख सकते हैं, अगर 10 ml को 8 ml HCl न्यूट्रलाइज कर रहा है तो 20 ml NaOH 16 ml HCl को न्यूट्रलाइज कर लेगा।